हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार आप सबके सामने में एक नया चैप्टर लेकर के मौजूद हूँ। यह है चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है जब मैं पढ़ता था। तो जब मैं पढ़ता था, ये बात कौन बता रहा है? एक्चुअली में ये बात बता रहे हैं हम सब लोगों के प्रिय बापू महात्मा गांधी। इन्होंने इस चैप्टर में अपने बचपन की बातें शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब वो स्टूडेंट थे, जब आप सब बच्चों के बराबर के हुआ करते थे 11-12 साल के, तो उस समय उनकी सोच कैसे हुआ करती थी, वो क्या सोचते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में उन्होंने बताया है। और अक्सर होता है ना कि जब समय बीत जाता है, उसके बाद हम लोग अपने पीछे की बचपन की बातें याद करते हैं, तो उस संस्मरण को लोग कैसे सुनाते हैं, ये देखने की बात है। दूसरी बात ये है कि हम सब लोग महात्मा गांधी जी के बारे में इतना रिस्पेक्ट, इतनी आदर की भावना रखते हैं, तो क्या हम लोग उनके बचपन से भी कुछ सीख सकते हैं? यही चीज़ हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों, ये चैप्टर है पंजाब बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों की हिंदी की किताब से, जो क्लास 5th में पढ़ाई कर रहे हैं, और चैप्टर का नाम है जब मैं पढ़ता था। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे। दीवान एक पोस्ट होता है, आप ऐसे समझ लो कि एक बड़े बाबू का पोस्ट, बड़ा बाबू, जो अक्सर किसी सरकारी ऑफिस में, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, आप कह लो कि कलेक्टर के ऑफिस में हेड क्लर्क होना, ऐसी बातें। तो महात्मा गांधी अपने पिता के बारे में कहते हैं कि वे सत्यप्रिय थे। ही वॉज ए ट्रूथफुल मैन। साहसी थे, है ना, हिम्मत वाले थे, और उदार व्यक्ति थे, काइंड हार्टेड पर्सन थे। वे सदा उचित न्याय करते थे, है ना, मतलब वो सही सही जजमेंट किया करते थे कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें सोच करके करते थे। गांधी जी बताते हैं कि मेरी माता का नाम पुतली बाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। धार्मिक विचारों की महिला होने का मतलब है रिलीजियस होना। रिलीजियस होना, है ना, जो घर में पूजा पाठ किया करती हैं, साफ सफाई से रहती हैं, भगवत भजन में, भगवान के भजन में विश्वास रखती हैं। यही बात लिखी है ना यहाँ पे, पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। अब गांधी जी कहते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर ये गुजरात में एक जगह है, राजकोट के पास से। तो पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए, तब मेरी आयु 7 वर्ष की होगी, 7 ईयर्स ओल्ड। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में, वहाँ से ही हाई स्कूल में गया। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ हो गया, गांधी जी के बर्थ प्लेस के नाम की चर्चा हो गई, और जिस शहर में जन्म हुआ था उस जगह का नाम था पोरबंदर। और वहाँ से अक्सर होता है ना, लोग बचपन में ग्रामीण इलाके के पास में रहते हैं और फिर थोड़ी सी हायर एजुकेशन के लिए नज़दीक के शहर में जाते हैं। तो यही रहा होगा राजकोट, और उसमें गांधी जी की एज थी 7 ईयर्स ओल्ड। तो कहते हैं पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में, वहाँ से हाई स्कूल में गया। पाठशाला का मतलब है प्राइमरी स्कूल यहाँ पर है। वैसे तो पाठशाला सबको इंग्लिश में हम लोग स्कूल बोलते हैं, बट हेयर पाठशाला का मतलब यहाँ पर प्राइमरी स्कूल से रहा होगा। अब गांधी जी यहाँ बताते हैं कि उन्हें बचपन में किन किन बातों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, जिससे उनके जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ा। तो गांधी जी कहते हैं कि एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद करके लाए। नाटक आप समझते हो ना, ड्रामा, श्रवण पितृभक्ति। मैंने उससे बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोगों का मतलब है कि उस समय फिल्में नहीं थी, टेलीविजन्स नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, है ना, वेब सीरीज़ नहीं हुआ करती थी। तो गांव में अक्सर एक व्यक्ति आया करता था, जिसके साइकिल पर एक मशीन होती थी, और उसमें वो जगह जगह दूर की फ़ोटो दिखाया करता था, और उसमें लेंस लगा होता था, और उसके बारे में वो बोल करके या ऐसे करके कुछ बताया करता था। तो गांधी जी बता रहे हैं कि श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की किताब से उनकी जीवन में क्या असर पड़ा।
तो कहते हैं कि तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। तो ये चित्र आप यहाँ पर सामने में देख रहे हो, ये बंदा जो है ये श्रवण कुमार है, और ये जो इसने डंडे पर इस तरह के दो बैठने वाली आसनी को बनाया हुआ है, ये बहंगी कहलाता है। और इसमें इसने अपने अंधे माता पिताजी को टोकरी जैसे उसमें बिठा रखा है। तो इन बातों का गांधी जी के मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, और उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। श्रवण कुमार की तरह बनूंगा कहने का मतलब है कि अपने माता पिता की सेवा करूंगा, ये चीज़ कहना चाहते हैं गांधी जी। तो श्रवण कुमार की कहानी आप सब लोगों में से किस किस बच्चे ने सुन रखी है? मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों ने सुन रखा होगा। आगे वो कहते हैं कि मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। सत्य हरिश्चंद्र नाटक में क्या खास बात है? सत्य हरिश्चंद्र कैरेक्टर में आप देख ही रहे हो ना कि सत्य शब्द जुड़ा हुआ है। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहते हैं कि जीवन भर उन्होंने सत्य का, सच का साथ नहीं छोड़ा, और उसके लिए उन्हें जीवन में बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। तो गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने नाटक देखा और उसे बार बार देखने की इच्छा होती। वैसे ही जैसे कि आजकल के जो बच्चे होते हैं, वो अगर एवेंजर सीरीज़ की कोई फिल्में देख लें तो कहते हैं कि हाँ, मुझे अब इस सीरीज की और भी फिल्में देखनी हैं। तो हरिश्चंद्र के सपने भी आते थे गांधी जी को। बार बार मन में ये बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह से सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, फिर भी सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैंने ये बात बताई है आपको, तो मैं आगे चल कर के सत्य हरिश्चंद्र के बारे में भी एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, और उसका लिंक भी इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। अब गांधी जी बता रहे हैं कि उनकी उम्र थी 13 वर्ष, 13 ईयर्स ओल्ड, और तभी उनकी शादी हो गई कस्तूरबा के साथ में। ओहो, अब देखो आजकल के समय में लोगों की शादी कब हुआ करती है? आजकल के समय में लोगों की शादी होती है जब वो कम से कम 21 ईयर्स ओल्ड होते हैं। सरकार ने ऐसा नियम भी बना रखा है। लड़कियों के लिए उन्होंने 18 ईयर्स का क्लॉज रखा है, और लड़कों के लिए 21 ईयर्स का। और तब देखो गांधी जी की शादी तो मात्र 13 ईयर्स में ही हो गई थी। 13 ईयर्स में तो आजकल मेरे ख्याल से बच्चे 10th भी नहीं कर पाते, 8th में क्लास में होते हैं, 8वीं क्लास में। और कभी कभी कोई बच्चा अगर देर से पढ़ाई शुरू करे तो गांधी जी कह रहे हैं कि मगर मेरी पढ़ाई भी चलती रही। शादी हो गई और उसके साथ साथ उनकी पढ़ाई भी चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियां भी मिली थी। छात्रवृत्ति का मतलब क्या है? छात्रवृत्ति का मतलब होता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में क्या होता है कि सरकार ब्रिलियंट बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चों को स्कॉलरशिप देती है कि भाई हाँ, उनकी जो ट्यूशन फ़ी है सरकार जमा करेगी, या उन्हें कुछ अलग से इकोनॉमिक हेल्प भी मिलता है। इस तरह की बात होती है। वैसे सरकार गरीब बच्चों को भी स्कॉलरशिप दिया करती है, और जो बैकवर्ड या SC ST क्लास के बच्चे होते हैं उन्हें भी स्कॉलरशिप देती है। तो कहने का मतलब है कि इस बात से पता चलता है कि गांधी जी बचपन में पढ़ने में मेरिटोरियस स्टूडेंट थे। आगे वो बता रहे हैं कि मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, आजकल के लिए भी सही है ना। सवेरे में सब लोगों को मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, बच्चे हों, बूढ़े हों, और ये हमेशा के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने से आपके शरीर को ताज़ी हवा, प्राण वायु, ऑक्सीजन रिच एयर मिलता है, और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो गांधी जी कहते हैं कि ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली, और सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। तो गांधी जी का शरीर सैर करने की आदत से मजबूत हो गया।
तो गांधी जी का शरीर मजबूत होने की वजह एक तो ये है कि वो सैर किया करते थे। आपने जब गांधी जी के लाइफ के बारे में पढ़ा होगा या जाना होगा, और जब भी वो कोई आंदोलन करते थे ना, तब भी वो अक्सर पैदल चला करते थे। गांधी जी कहते हैं कि एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ कि पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। ओ हो। तो इसका मतलब है कि गांधी जी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं रही होगी। और हैंडराइटिंग तो अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छे लिख करके दूसरों को कैसे बताएंगे। तो यही बात कहते हैं गांधी जी। आगे चल कर के दूसरों के मोती जैसे अक्षर देख करके मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बूढ़े होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, इनकम्प्लीट एजुकेशन की निशानी है। परंतु बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है क्या। पके घड़े पर मिट्टी चढ़ने का मतलब है कि ये एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है कि हाँ, जब तक कच्चा घड़ा है तब तक तो आप उसमें जितने तरह की चाहे उस तरह की चीज़ें असर डाल लो, लेकिन एक बार जब उससे मिट्टी में पका लिया तो फिर मुश्किल है कि आप उसमें अपने मन माफिक इफेक्ट डाल सको। गांधी जी कहते हैं कि सुलेख का मतलब है अच्छी हैंडराइटिंग। अच्छी हैंडराइटिंग जरूरी शिक्षा का अंग है, शिक्षा का बहुत ही जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला भी सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीख करके चित्र बनाना जान लेता है, तब यदि अगर अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। तो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप चित्र बनाते हो ना, तो आपकी उंगलियों का कंट्रोल हो जाता है आपकी लेखनी पर, पेन ब्रश पर, और जब उस पर अच्छा कंट्रोल हो गया तो फिर आप अच्छे से अच्छे अक्षर भी लिख सकते हो। गांधी जी कहते हैं कि मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। फारसी के शिक्षक नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है। यह सुनकर के मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। यह देखकर संस्कृत शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया कि तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ, मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चल कर के उसमें रस ही रस है। देखो, हिम्मत न हारो, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर के बैठो। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार न कर सका और आज भी उनका उपकार मानता हूँ, क्योंकि आगे चल कर के मैंने समझा कि संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली में बच्चों, ऐसी बात है ना कि संस्कृत जो है उसे देव भाषा का दर्जा मिला हुआ है। दूसरी बात है कि आप देखोगे कि बहुत सारी भाषाओं की जननी है, उसकी माँ है संस्कृत। अभी भी संस्कृत के शब्द उन सारी भाषाओं में कैरी होते हैं। और तो और संस्कृत का जो ग्रामर है ना, वो बहुत ही रिच है, बहुत बढ़िया है। एक छोटा सी बात बताता हूँ मैं कि जैसे आमतौर पर हिंदी में एक वचन, द्विवचन, दो वचन होते हैं ना, एक वचन और बहुवचन। उसी तरह से इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसा होता है। इसी तरह के और भी फीचर्स भरे पड़े हैं संस्कृत के ग्रामर में। आपको भी मौका मिले तो आपको संस्कृत पढ़ना चाहिए। गांधी जी बताते हैं कि मैं हाई स्कूल में मंद बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, पर जहाँ तक याद है कि मुझे कभी अपनी होशियारी का गर्व नहीं रहा। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण, बिहेवियर की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य होता। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना, नाराज होना मुझसे सहन नहीं होता था, बर्दाश्त नहीं होता था गांधी जी को कि कोई टीचर इनसे नाराज हो जाए। वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मैंने अपने शिक्षक या सहपाठी से कभी झूठ बोला हो। सत्य हरिश्चंद्र कहानी का असर जो था इनके ऊपर में, सत्यवादी बनने का। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, पनिशमेंट दें, यह मेरे लिए असह्य था। वो कहते हैं कि मुझे एक बार याद है कि मुझे मार खानी पड़ी थी, और वो कहते हैं कि मार का दुख नहीं था, लेकिन मैं दंड का पात्र समझा गया, इस चीज़ का दुख था, और इस बात का मुझे बड़ा दुख था। और कहते हैं कि ये बात उनकी पहले और दूसरे क्लास की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है, व्हेन ही वाज रीडिंग इन क्लास 7th मिडिल स्कूल में। उस समय कि हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वो विद्यार्थियों में प्रिय थे।
वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे, पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट, एक्सरसाइज और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इनमें न लगता था। खेलना अनिवार्य होने से पहले तो मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं। वहाँ न जाने पर मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। तो एक बात ये समझ में आती है कि गांधी जी बचपन में थोड़े से हेजिटेंट हुआ करते थे, उन्हें संकोच होता था। वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि गलत थी। एक्सरसाइज में इंटरेस्ट नहीं लेना, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेना, वो कहते हैं कि ये गलती थी। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किया हुआ था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ में कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो बच्चों आपके 10th में फिजिकल एजुकेशन की भी पढ़ाई हुआ करती है। और अगर स्पोर्ट्स की बात ना करें तो फिर सचिन तेंदुलकर को कौन याद रखेगा, कपिल देव, सुनील गावस्कर को कौन याद रखेगा, ध्यानचंद को कौन याद रखेगा, है ना। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर के उनकी सेवा में लग जाता। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। तो यही वजह थी कि वो अक्सर ना अपने पेरेंट्स की सेवा करना चाहते थे। हो सकता है उनकी मालिश किया करते हों, हाथ पैर दबाते हों, ये सब चीज़ें। लेकिन उनके हेडमास्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो कहते हैं कि एक शनिवार को स्कूल मॉर्निंग था और शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था और मेरे पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला और बादलों से धोखा हो गया। और जब ये पहुँचे स्कूल तो सब बच्चे जा चुके थे। तो दूसरे दिन जब इनसे कारण पूछा गया तो इन्होंने जो बात थी कि बादल की वजह से धोखा हो गया, ये बता दिया उन्होंने। लेकिन स्कूल टीचर्स ने इस बात को नहीं माना और इन्हें याद नहीं है कि 1 आना या 2 आना, 2 आना ठीक से याद नहीं कि दंड देना पड़ा। मतलब ये इकोनॉमिकल दंड, इसे पेनाल्टी कहेंगे। 16 आने का 1 रुपया होता है ना, तो 1-2 आने का इनको आर्थिक दंड देना पड़ा था। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ, इस बात का कोई उपाय नहीं था। गांधी जी के पास में प्रूफ करने का कोई ऑप्शन नहीं था, कोई उपाय नहीं था और वो मन मार करके रह गए। वो कहते हैं कि वो रोए भी। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए, असावधान नहीं रहना चाहिए। असावधान कहने का मतलब है कि अगर आदमी सच बोलता है तो उसे हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि उसे अपने सच को प्रूव करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है ना। अच्छा बच्चों, तो एक बार मैं अब आखिर में आपसे अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग। आने वाले समय में मैं आपके लिए इंग्लिश के, साइंस के, एसएसटी के, कंप्यूटर्स के भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ। और हिंदी के चैप्टर्स तो होंगे ही होंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा। मुझे उम्मीद है मैं अगले 3 महीने में पंजाब बोर्ड के बच्चों के लिए 5, 6 और 7th के बच्चों के लिए, क्लास 5, 6 और 7th के बच्चों के लिए, और मौका मिलेगा तो 8th के बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे रिच कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। सत्यप्रिय मतलब सत्य से प्रेम करने वाला, सत्यवादी सच बोलने वाला, छात्रवृत्ति का मतलब है वजीफा, स्कॉलरशिप, असह्य जिसे सहा न जा सके, इनटॉलरेबल स्वास्थ्य हेल्थ, अध्ययन का मतलब है पढ़ाई, अनिवार्य का मतलब है जरूरी इसेंशियल, धार्मिक रिलीजियस, पितृभक्त पिता की भक्ति, आचरण बिहेवियर, सहपाठी क्लासमेट, व्यायाम एक्सरसाइज, अनुशासन तो डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन, विघ्न का मतलब है प्रॉब्लम। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल न्यू एज कोचिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको ये लेक्चर सेशन कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखना। और जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। बाय बाय।